तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इस बात को पढ़ा कि जब भी कोई अयस्क निस्तापन या भर्जन प्रक्रिया से गुजरता है वह ऑक्साइड अयस्क में चेंज हो जाता है। अब इसके बाद जरूरी ये होता है कि उस ऑक्साइड अयस्क को हम अपचयित करें या उसका अपचयन कराएं और अपचयन कराकर उससे धातु को प्राप्त करें। तो धातु को प्राप्त करने की विधियां हम लोग पढ़ रहे थे। बेटा धातु को प्राप्त करने की एक और विधि है विद्युत अपघटनीय अपचयन। हम इस प्रक्रिया के द्वारा भी किसी भी धातु के ऑक्साइड या हैलाइड का अपचयन करवाते हुए उससे धातु को प्राप्त कर लेंगे। इसे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी बोलते हैं और इसको पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कब कराया जाता है या किन अयस्कों का कराया जाता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन केवल उन धातुओं के अयस्कों का होता है जो धातुएं अत्यंत क्रियाशील होती हैं। अत्यधिक क्रियाशील धातुओं का ही अपचयन केवल इस विधि द्वारा कराया जा सकता है। तो मैं देखो बता देता हूं यहां पे कि इस विधि द्वारा केवल उन धातुओं का अपचयन कराया जाता है। केवल उन धातुओं का अपचयन कराया जाता है जो सामान्य रूप से अधिक क्रियाशील होती हैं। जो सामान्य रूप से अधिक क्रियाशील होती हैं। अधिक क्रियाशील होती हैं अर्थात जिनकी रिएक्टिविटी नॉर्मली कुछ हाई ही होती है, ज्यादा होती है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो सामान्य रूप से अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, तो मैं लिखे भी देता हूं कुछ एग्जाम्पल, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि। ये बेटा ऐसी धातुएं हैं जिनकी रिएक्टिविटी जो है वो अपेक्षाकृत अधिक रहती है और जिन धातुओं की रिएक्टिविटी अपेक्षाकृत अधिक होती है उन धातुओं को नॉर्मली विधियों द्वारा आप अपचयित नहीं करवा सकते। तो ऐसी धातुओं को अपचयन कराने के लिए हमें एक नई विधि का प्रयोग करना होता है जिसको कहते हैं विद्युत अपघटनीय अपचयन। अब बेटा विद्युत अपघटनीय अपचयन में करना क्या है, जैसे देखो मैं क्या सोचता हूं, मैं इसमें से सोडियम धातु को शुद्ध करवा के दिखाता हूं या इसका अपचयन करवा के दिखाते हैं। तो आपको पता होगा सोडियम धातु जो है वो बहुत सारे क्षेत्रों में मिलती है। हम लोगों ने बहुत पहले भी पढ़ा था। अगर सोडियम की बात किया जाए तो सोडियम का एक अयस्क है सोडियम क्लोराइड जो समुद्री जल में मिलता है। सोडियम का एक अयस्क है सोडियम कार्बोनेट जो क्षारीय भूमि पर मिलता है। सोडियम का एक अयस्क और है सोडियम सल्फेट जो अम्लीय भूमि पर मिलता है। तो मैंने मान रखा है कि हमने सोडियम का एक अयस्क प्राप्त किया है और बेटा वो सोडियम का अयस्क है सोडियम क्लोराइड। तो उसका विद्युत अपघटनीय अपचयन कराने के लिए आप सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को गर्म करोगे और गर्म करके इसको पिघला देंगे। अच्छा, पिघलने की अवस्था में जैसे ही सोडियम क्लोराइड आएगा तो सोडियम क्लोराइड पिघलने की अवस्था में सबसे पहले यह अपने आयनों में टूट जाएगा। तो सबसे पहले इस बात को देखते हैं कि अगर सोडियम क्लोराइड के अयस्क को लिया हमने और इस अयस्क को हम गर्म करते हैं ताकि उसे विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा अपचयन करा सकें, तो सोडियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या रिएक्शन होती है पहले इस बात को देखते हैं। तो देखो मैंने दोबारा से बता देना है, सोडियम क्लोराइड को इस विधि द्वारा अपचयित करवाएंगे। हालांकि इनमें से किसी भी धातु के अयस्क को आप अपचयित करवा सकते थे, किसी एक धातु का लिखना ही है, मैंने सोडियम का लिख दिया। आप कहते हैं पोटेशियम का लिख दूं, मैग्नीशियम या किसी एक मेटल का, तो लिखना ही लिखना है, तो मैं सोडियम का लिख देता हूं। देखो कैसे, मैं बताऊंगा कि सबसे पहले या सर्वप्रथम NaCl को लेकर
उसे उच्च ताप पर गर्म करते हैं, उसे उच्च ताप पर गर्म करते हैं। और बेटा जैसे ही हम उसे उच्च ताप पर गर्म करते हैं, सोडियम क्लोराइड अपने आयनों में टूट जाता है। करते हैं, और करने से होता क्या है, सोडियम क्लोराइड अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, आयनों में विभक्त हो जाता है। आयनों में विभक्त हो जाता है। तो बेटा अब इसकी अभिक्रिया भी लिख के दिखानी होगी। तो बेटा देखो मैं कैसे लिखूंगा। हमने सोडियम क्लोराइड लिया और बेटा इस सोडियम क्लोराइड को हमने बहुत ही ज्यादा मात्रा में गर्म किया। अच्छा, गर्म करने से होगा क्या, सोडियम क्लोराइड अपने आयन में ब्रेक हो जाएगा। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पर आया नेगेटिव चार्ज। वैसे भी सोडियम क्लोराइड का अगर आयनन की बात आएगी, आप आयनन करवा चुके होंगे। अच्छा, सोडियम क्लोराइड के उस आयनित रूपों को या उस आयनित सॉल्यूशन को हम इस विद्युत अपघटनीय सेल में भर देंगे। तो मैंने क्या कर रखा है, इस विद्युत अपघटनीय सेल में मैंने एक Na पॉजिटिव आयन बना रखा है और एक Cl नेगेटिव आयन बना रखा है। ध्यान देने वाली बात है, यहां पे सोडियम धनायन के रूप में है, अर्थात सोडियम ऑक्सीकृत रूप में है। अब हमें करना क्या है, दूसरे प्रोसेस में हम इस बाह्य स्रोत द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। अच्छा, बाह्य स्रोत अगर विद्युत धारा का प्रवाह करता है तो करेगा कैसे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव प्लेट से छीन लिए जाएंगे, तभी इस पॉजिटिव प्लेट पर, इस पूरी प्लेट पर आ जाएगा धन आवेश। और बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन खींचकर भेज दिए जाते हैं निगेटिव प्लेट पर, इसलिए इस प्लेट पर आ जाता है कैसा आवेश, ऋण आवेश। भाई एक बाह्य सोर्स का या बैटरी का यही कार्य है। बैटरी का क्या कार्य है कि वो एनोड की छड़ से समस्त इलेक्ट्रॉनों को खींचकर कौन सी छड़ पर पहुंचा देता है, कैथोड की छड़ पर। अब अगर आप NaCl के इस घोल को या NaCl के इस सॉल्यूशन को आप यहां भर देंगे तो इसमें बहुत सारे Na पॉजिटिव आयन होंगे और बहुत सारे Cl नेगेटिव आयन। जैसे ही आप विद्युत धारा का प्रवाह करोगे, होगा क्या, Na जो पॉजिटिव आयन है वो निगेटिव चार्ज प्लेट की ओर भगेगा, और निगेटिव चार्ज प्लेट की ओर जब भगेगा, ध्यान से देखने वाली बात है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की है कमी, और निगेटिव चार्ज प्लेट का अर्थ है इसके पास है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। तो इस दौरान जैसे ही सोडियम इस प्लेट के पास पहुंचेगा, प्लेट अपने अंदर उपस्थित अधिक मात्रा में जो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दे देगा, सोडियम को। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन निकाल के सोडियम को देगा, सोडियम के इलेक्ट्रॉन की कमी क्या हो जाएगी, पूरी। और सोडियम के इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी होते ही सोडियम चिपक जाएगा प्लेट की सतह पर। इस प्रकार से हम सोडियम को कहां प्राप्त कर लेंगे, कैथोड पर। अच्छा, सेम काम क्लोरीन का भी होता है। क्लोरीन पे है निगेटिव चार्ज, तो जैसे ही हम विद्युत धारा प्रोवाइड करते हैं, क्लोरीन पॉजिटिव चार्ज प्लेट की ओर क्या करता है, भगता है। होता क्या है, क्लोरीन निगेटिव चार्ज का मतलब क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, और इस बार इलेक्ट्रॉनों की कमी किस पर है, प्लेट पर। तो क्लोरीन जाएगा, अपने पास ये जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है ये किसको दे देगा, प्लेट को। तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन प्लेट को देते हुए कैथोड पर, एनोड पर चिपक जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मैं देखता हूं सोडियम का क्या हुआ, तो सोडियम के पहले तो मैं बताता हूं क्या क्या होता है, और फिर मैं दिखाता हूं क्या सोडियम का वास्तविकता में अपचयन हुआ, जो हम लोगों ने केवल हेडिंग अपचयन डाल रखी है। तो देखो अब सेकंड नंबर पर मैं क्या लिखूंगा कि विलयन में उपस्थित जो आयन होते हैं ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो मैं बताऊंगा विलयन में उपस्थित आयन, और बेटा विलयन में कौन कौन से आयन उपस्थित है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। विपरीत आवेशित
इलेक्ट्रोड्स की ओर गति करते हैं और अपने अपने इलेक्ट्रोडों पर पहुंचकर अपने अपने इलेक्ट्रोड्स पर पहुंचकर विद्युत उदासीन हो जाते हैं। विद्युत उदासीन हो जाते हैं। तो इस बात को भी विशेष ध्यान रखना है। देखो मैं क्या लिखता हूं कि विलयन में जो भी आयन है, दो प्रकार के आयन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन जो हमने प्राप्त किए थे, कहता है विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड्स की ओर गति करते हैं और अपने अपने इलेक्ट्रोड्स पर पहुंचकर, अपने अपने इलेक्ट्रोड्स का मतलब निगेटिव आयन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा और पॉजिटिव आयन निगेटिव इलेक्ट्रोड पर जाएगा और उन पर पहुंचकर क्या हो जाते हैं, विद्युत उदासीन। विद्युत उदासीन का मतलब जैसे ही ये प्लेट्स पर पहुंचेंगे इनका आवेश क्या हो जाएगा, समाप्त। तो अब बेटा आवेश कैसे समाप्त होगा, इस बात को देखते हैं। इधर देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एनोड पर अभिक्रिया कैसी हुई। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है बेटा। एनोड कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव। अच्छा, एनोड पर अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो बेटा इसमें पार्टिकल कौन सा वाला है, क्लोरीन माइनस। ध्यान से देखने वाली बात है, इसको ढंग से देख लेना बेटा, ये छूट ना पाए। क्लोरीन माइनस आयन जो था वो एनोड पर आया, ध्यान से देखना इसको। क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी ना, तो इस क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको दिया था, प्लेट को। या ये कह सकते हैं क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग दिया। त्यागा कैसे, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालकर बाहर कर दिया और स्वयं बदल गया Cl में। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि क्लोरीन मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल तो है नहीं, अर्थात एक परमाणु रूप में क्लोरीन स्थायी नहीं है। तो क्लोरीन करता क्या है, और भी क्लोरीन आयन का क्लोरीन में परिवर्तन होने का इंतजार करता है। जब ऐसे ही कई सारे क्लोरीन बन जाते हैं तो ये क्लोरीन आपस में करते हैं अभिक्रिया या बनाते हैं बॉन्ड और तैयार करते हैं कौन सी गैस, क्लोरीन गैस। तो अगर कोई हमसे पूछता है कि इस प्रक्रिया में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो भैया हम इसका आंसर भी दे सकते हैं, एनोड पर मुक्त होने वाली गैस का नाम है क्लोरीन। लेकिन अभी एक और काम कर लेते हैं, एक चीज को और देख लेते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। आखिर कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही, ध्यान से देखना बेटा इसको। अच्छा, कैथोड कैसी चार्ज प्लेट है, नेगेटिव, तो इस पे कौन सा पार्टिकल जाएगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, Na प्लस, इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये जाएगा प्लेट पर। भैया प्लेट पर गया। अब ध्यान देने वाली बात है बेटा, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी। सोडियम क्या करेगा, प्लेट से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, सोडियम ने प्लेट से इलेक्ट्रॉन मांग लिया और जैसे मांगेगा तो देखो इलेक्ट्रॉन की इस कमी को ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, पूरा कर देगा और सोडियम बदल जाएगा एटॉमिक फॉर्म में। अब ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि हमको इस पूरी विधि द्वारा सोडियम को ही तो प्राप्त करना था। और ये भी ध्यान दो, सोडियम जो आयन के फॉर्म में था उसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और तब वो सोडियम सॉलिड के फॉर्म में चेंज हुआ। और बेटा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को कहते हैं अपचयन। और देखो बेटा, हम लोगों ने हेडिंग भी तो क्या लिख रखा था, अपचयन। तो अगर कोई पूछता भी ऐसा, इसको अपचयन कैसे कहा, तो बताओ, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सोडियम मेटल में चेंज हो रहा है, इसलिए सोडियम का अपचयन होता है, तब वो सोडियम धातु के रूप में चेंज होता है। तो अपचयन विधि को ऐसे आप दिखा सकते हो। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज है, इसी प्रक्रम को डाउन विधि भी कहते हैं। तो अगर कभी आया गया आपसे कि डाउन विधि द्वारा किसी भी अयस्क का जो है वो अपचयन करवाइए, तो भैया आप इसी विधि को करके आ जाओगे। तो मैं लिखे देता हूं लास्ट नंबर में, इस विधि को डाउन विधि, इस विधि को डाउन विधि भी
कहते हैं। तो इस बात को भी बेटा ध्यान रखना कि इस विधि को हम डाउन विधि भी कहते हैं। अभी तब बच्चों के दिमाग में एक बात आ जाती है, भी मैं क्या करता हूं, तुम लोगों के दिमाग में क्या बात आए उससे पहले मैं एक बात लिखे देता हूं। देखो, धातु का परिष्करण, धातु का परिष्करण का मतलब होता है धातु को पूर्ण रूप से शुद्ध करना। तब तुम्हारे दिमाग में बात आएगी, सर जी इतनी विधियां पढ़ ली, क्या अभी भी हमारे पास जो धातु प्राप्त हुई है क्या वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है? तो बेटा अभी भी जो धातुएं प्राप्त हुई हैं अभी भी वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। देखो मैं बताऊं पुरानी तरीके से, मैं पूरा स्टार्ट करता हूं एक तरफ से और 2 मिनट में पूरा रिवाइज करवा देता हूं इस चैप्टर को। आपने सबसे पहले खोज की थी खनिज की, और खनिज से आपने एक पदार्थ को निर्मित किया था जिसका नाम था अयस्क। हालांकि अयस्क भी एक प्रकार का क्या होता था, खनिज। फिर अयस्क को जब शुद्ध करने का नंबर आया, आपने सबसे पहले उसका सांद्रण कराया। मेरे ख्याल से 5 या 6 विधियां हम लोगों ने पढ़ी थी जिससे अयस्क क्या हुआ था, सांद्रण। सांद्रण के बाद प्राप्त हुआ अयस्क कहलाया था सांद्रित अयस्क। और सांद्रित अयस्क को सबसे पहले करना क्या होता था, हमें उसे ऑक्साइड अयस्क में चेंज करना होता था। फिर आपने सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में चेंज करने की कई विधियों को पढ़ा। कौन कौन सी विधियों को पढ़ा, निस्तापन को और भर्जन को। फिर आपको यह पता चला कि अरे ये ऑक्साइड अयस्क है, अभी इसका अपचयन करवाना पड़ेगा। तो पिछली क्लास में और इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा धातु को अपचयन करा दिया। अब जब हम धातु को अपचयन करवा चुके हैं तो भी हमें इस बात का मालूम है कि अभी भी धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। तब अपचयन कराने के बाद हमें क्या करना चाहिए, अपचयन कराने के बाद भी धातु को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए उसमें कुछ विशेष प्रकार के प्रोसेस का यूज करना होता है, और उन विशेष प्रकार के प्रोसेस को कहते हैं धातु का परिष्करण। और धातु का परिष्करण कराने की भी कई विधियां हैं। तो एक काम करेंगे, पहले इसको लिखते हैं धातु का परिष्करण के विषय में, और फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। क्या लिखते हैं कि धातु ऑक्साइड के अपचयन के पश्चात प्राप्त धातु भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। धातु भी पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। इसका मतलब इतने प्रोसेस कर डाले, अभी भी धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है। अतः धातु को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए, धातु को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए धातु को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए धातु में कुछ विशेष प्रकार के प्रक्रम करवाने होते हैं। प्रक्रम करवाने होते हैं, जिन्हें धातु का परिष्करण कहते हैं। अच्छा ये बेटा ये भी है कि धातु के परिष्करण की बहुत सारी विधियां हैं। तो एक काम करते हैं, इसको नोट करते हैं, धातु के परिष्करण की विधियों को भी देखते हैं।
तो धातु का परिष्करण कराना अभी भी जरूरी है। आपने किसी भी धातु के ऑक्साइड को जरूर अपचयित करा रखा होगा, लेकिन फिर भी बेटा धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। तो धातु को पूर्ण रूप से शुद्ध कराने के लिए आखिरी स्टेप जो है वो यूज करना ही पड़ता है, और उस स्टेप को कहते हैं धातु का परिष्करण। और धातु को अगर परिष्करण करने का काम देखा जाए तो हमारे यहाँ धातु के परिष्करण कराने की कुछ विशेष विधियां हैं, और उन सारी विधियों को हम लोगों को पढ़ना है। हालांकि ये विधियां जो है वो आसान होती हैं बिल्कुल। देखो मैं पढ़ के सुना देता हूं। धातु को परिष्करण अर्थात पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए जो पहली विधि प्रयोग में आती है आशवन विधि उसको कहते हैं। इसके बाद दूसरी विधि आती है पॉलिंग विधि, तीसरी विधि है द्रवण या द्रव गलन विधि, चौथी विधि आती है खरपरीकरण या बेटा उसी का नाम है क्यूपेलीकरण। इन नामों से, खतरनाक नामों से डरना ना, ये नाम देखने में खतरनाक है, वास्तविकता में अगर देखा जाए तो ये विधियां बिल्कुल ही सरल हैं, और एक नॉर्मल व्यक्ति जो इंटरमीडिएट की क्लास नहीं भी पढ़ा है अगर उसको भी ये बातें बता दी जाएंगी तो वो सारी बातों को समझ जाएगा। हालांकि नाम देकर घबरा जाएगा, पहले कहेगा इतना खतरनाक क्यों दे दिया नाम। अगली विधि है वैद्युत अपघटन विधि, उससे भी अगली विधि है मंडल परिशोधन विधि, इसके बाद अगली विधि है वाष्प प्रावस्था परिष्करण विधि, और बेटा अंतिम विधि है इस क्रम में जिसका नाम है वर्ण लेखन विधि या क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, या वर्ण लेखिका विधि भी कहते हैं इसी को। तो भैया मैं क्या सोचता हूं, बिना समय को गंवाए परिष्करण की विधियों में से एक एक विधि को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली विधि आती है आशवन। तो मैंने सबसे पहली विधि को हेडिंग भी बना रखा है। तो हम पहली विधि को प्रयोग में लाएंगे आशवन विधि। और ये आशवन विधि में सबसे पहले ये तो समझ लो, क्या जीवन में इसके पहले आशवन नाम कभी सुना है तुम लोगों ने? आशवन कहते किसको ये तो जान लिया जाए। बेटा देखो सुनो पहले हमारी बात, इसके बाद आशवन विधि को पढ़ना। मैं देखो बताता हूं आशवन कहते किसको है। हालांकि ये चैप्टर धातु पर रिलेटेड है, लेकिन अभी मेरी एक बात सुनो। अगर आपके पास कोई द्रव पदार्थ है, जैसे कि मेरे पास है जल, अगर हम उस जल को गर्म करते हैं तो जैसे ही जल का ताप उसके क्वथनांक पर या क्वथनांक से अधिक होता है, आप यह पाते हैं कि जल वाष्प के रूप में बदलने लगा है, और जल के गर्म होने पर जल का वाष्प के रूप में बदलना कहलाता है जल का वाष्पन। लेकिन अगर यही वाष्प कुछ समय बाद ठंडी कर दी जाए या इसी वाष्प को ठंडा कर दिया जाए तो वो जो वाष्प होती है वो पुनः ठंडी होकर जल के रूप में क्या होने लगती है, बदलने लगती है। अर्थात आपने द्रव को गर्म करके क्या बनाया, वाष्प, और फिर से वाष्प को ठंडा करके क्या बनाया, द्रव। तो जब द्रव को गर्म करके वाष्प बना रहे थे इस प्रक्रिया को कहते थे वाष्पन, और जब वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव बना रहे थे इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन। और एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ये दोनों काम हो, दोनों काम का मतलब जानते हो, कोई पदार्थ द्रव जो है वो गर्म होकर वाष्प में भी बदल रहा हो और फिर वाष्प दोबारा से ठंडी होकर काय के रूप में आ जाए, द्रव के रूप में आ जाए। इन दोनों ही प्रक्रियाओं के मिश्रण को कहते हैं आशवन। आशवन जान गए ना क्या होता है, वाष्पन प्लस संघनन बराबर आशवन, ऐसा इसको समझा जा सकता है। समझ गया आशवन क्या होता है। अब मैं बात करूंगा कि आखिर आशवन विधि में कौन सी धातुओं को आप शुद्ध कर सकते हो। तो भैया आशवन विधि में केवल उन्हीं धातुओं को शुद्ध किया जा सकता है जो धातुएं वाष्प के रूप में बदल सकती हैं। अब कोई कहेगा सर जी ऐसा क्यों? अरे यार ये बताओ, जब तक धातु वाष्प के रूप में बदलेगी नहीं, वाष्पन नहीं होगा, और फिर हम उसे ठंडा करके दोबारा संघनन नहीं कराएंगे, तब तक आशवन हो भी तो नहीं सकता है। तो आप उन धातुओं का आशवन बिल्कुल भी नहीं करा सकते जो धातुएं वाष्प के रूप में नहीं बदलती हैं। आशवन विधि के लिए केवल उन्हीं धातुओं को प्रयोग में लाया जा सकता है जो धातुएं गर्म करने पर भाप के रूप में, वाष्प के रूप में बदल जाए, और फिर उन्हें ठंडा करने पर वो कौन से रूप में बदल जाए, द्रव के रूप में, या द्रव के रूप में बदले और ठंडा कर दो तो ठोस के रूप में बदल जाए। तो इस बात को देखो हम लिखते हैं इस विधि में क्या करते हैं भैया हम लोग, तो हम बताएंगे इस विधि में
केवल उन धातुओं को शुद्ध किया जाता है, केवल उन धातुओं को शुद्ध किया जाता है जो धातुएं गर्म किए जाने पर शीघ्रता से वाष्प के रूप में बदल जाती हों। जो धातुएं गर्म किए जाने पर वाष्प के रूप में बदल जाती हो या वाष्पित हो जाती हो। कुछ धातुओं के नाम भी ऐसे लिख लेते हैं जो धातुएं गर्म किए जाने पर वाष्प के रूप में बदल जाती हो। जैसे में से बेटा पहला मेटल तो आता है जिंक। जिंक ऐसी धातु है जो गर्म किए जाने पर शीघ्रता से वाष्प में बदल जाती है। बेटा एक धातु और है मरकरी, ये भी जब भी आप इसको गर्म करोगे ये वाष्प के रूप में बदल जाएगी। और बेटा एक और अंतिम धातु मैं लिख देता हूं, कैडमियम, जिसका सिंबल होता है Cd। अगर आप इसको भी गर्म करते हो ये वाष्प के रूप में बदल जाती है। अब बेटा ये तो फर्स्ट नंबर होगा। सेकंड नंबर पे आपको आदि, ये वाला शब्द तो लिख दो भैया। अब इसके बाद करना क्या होता है, तुमको इस बात को पढ़ लेते हैं। हम इन धातुओं को सबसे पहले क्या करते हैं, एक भट्ठी में, भट्ठी भी कह सकता है, भट्ठी का एक नाम और कह सकता है बर्तन में गर्म करते हैं, या तो आप ये कह सकते हो कि भट्ठी में गर्म किया जाता है, या किताबों में ऐसा छपा मिल सकता है, या टीचर ऐसा बोल सकता है कि बर्तन में गर्म किया जाता है, या ऐसा बोला जा सकता है कि रिटार्ट में गर्म किया जाता है। ये तीनों ही शब्द एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। या ऐसा भी कह सकता है भट्ठी के चूल्हे पर गर्म करते हैं। चूल्हा तो जानते हो ना क्या होता है, आधे तो चूल्हा भी नहीं जानते होगे। चूल्हा क्या होता है, वह स्थान जहां गर्म किया जाने वाला पदार्थ रखा जाता है। आपके घर में भी तो चूल्हा होगा। चूल्हा वही स्थान तो है जिस पदार्थ को आपको गर्म करना है, उसको कहां रखते हो, चूल्हे पर। तो चूल्हा वही स्थान है जहां पर कौन सा पदार्थ रखा जाता है, गर्म किया जाने वाला पदार्थ। तो इसको लिख लेते हैं, क्या करना है, सबसे पहले अशुद्ध धातु को एक बर्तन, और बेटा मैं कह रहा था बर्तन ना कहना चाहे ना तो तुम उसको क्या बोल देना, रिटार्ट। और बेटा रिटार्ट ना बोलना चाहे ना तो उसको क्या बोल देना, भट्ठी। में रखकर उसे उच्च ताप पर गर्म करते हैं। उच्च ताप पर गर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो भी अशुद्ध धातु थी, अपचयन से प्राप्त धातु थी, उसको हमने एक बर्तन में या रिटार्ट में या भट्ठी में रखकर उसे क्या किया, बहुत ही उच्च ताप पर हमने उसको क्या किया, गर्म किया। और बेटा आप पढ़ते हैं आखिर गर्म किया तो क्या प्रभाव उत्पन्न हुआ, धातु वाष्पित होने लगती है। इतने गर्म करने के प्रभाव में जो मेटल था वो क्या होने लगा, वाष्पित होने लगती है। और भट्ठी से उड़कर अलग हो जाती है। और भट्ठी से उड़कर, अगर वाष्प बन गई है तो इसको ले सकते हैं भट्ठी से उड़कर अलग हो जाती है। अलग हो
जाती है। तभी तुम्हारे दिमाग में बात आएगी कि सर जी अशुद्धि फिर क्या हुई, अगर ये भट्ठी थे उसे उड़कर चली गई अलग तो अशुद्धि कहाँ गई? अशुद्धि बेटा क्योंकि वाष्प के रूप में नहीं बदल सकती थी, वो उसी भट्ठी पर पड़ी रह गई। तो मैं लिख देता हूं जबकि अशुद्धि वाष्पित ना होने के कारण भट्ठी में ही पड़ी रह जाती है, भट्ठी में ही पड़ी रह जाती है। इसके बाद क्या किया भैया, भट्ठी में जैसे गर्म किया अशुद्धि तो भट्ठी में ही पड़ी रह गई और जितनी धातु थी वो सारी की सारी क्या हो गई? वाष्पित हो गई। तो इस वाष्प में बदलने वाली धातु को ठंडा करेंगे, संघनित करेंगे और संघनित करके इसे अगले बर्तन में रख लेंगे। तो लास्ट स्टेप है धातु को वाष्पित करने के पश्चात इसे किसी दूसरे पात्र में पहुंचाकर ठंडा कर लेते हैं। तो ये वाली बात भी रखना है कि याद कि जो धातु वाष्पित हुई थी उसको दूसरे बर्तन में भाप को ले गए, वाष्प को ले गए और उस दूसरे वाष्प बर्तन में जैसे ही पहुंची हमने उस वाष्प को क्या कर लिया? ठंडा कर लिया। अच्छा, ठंडा करने का मतलब संघनन करा लिया। और बेटा वाष्प और संघनन को ही तो आप क्या बोलते थे? आसवन। तो कहता है दूसरे पात्र में पहुंचाकर ठंडा कर देते हैं जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है। अब बात आती है क्या सर जी जो शुद्ध धातु प्राप्त करी अभी इसको भी शुद्ध कर सकते हैं? बेटा अब इसको शुद्ध करने का कोई भी प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। इस विधि द्वारा धातु जितनी ज्यादा से ज्यादा शुद्ध हो सकती होगी हो जाएगी। अब इससे ज्यादा प्योर अगर करने की कोशिश करोगे तो अब आपके पास कोई भी प्रोसेस अवेलेबल नहीं है कि आप धातु को और भी शुद्ध कर सके। जितना धातु शुद्ध होने से थी भैया शुद्ध हो चुकी है। अब इससे ज्यादा आप इसको शुद्ध नहीं कर सकते हैं। तो मैंने अगर परिष्करण की विधियों में से मैं ध्यान देता हूं, पहली विधि हम लोगों ने रखी है आश्वन विधि। इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। फिर कहे आश्वन विधि में जान गए ना क्या क्या करना है। अच्छा यार ये बताओ आसवन विधि में धातु कैसी होनी चाहिए? वाष्पित होने वाले की वाष्पित ना होने वाली? और अशुद्धि ना वाष्पित हो। फिर इसको एक भट्ठी में रखकर क्या करोगे? गर्म, जिससे धातु क्या हो गई? वाष्पित। और वाष्पित होकर उड़ के अलग चली गई, अशुद्धि भट्ठी में पड़ी रह गई। जो भाप उड़ के अलग गई है वाष्प में उसको रास्ते में क्या किया जाएगा? ठंडा। और जैसे ही ठंडा किया जाएगा तो वो फिर से कौन से रूप में आ जाएगी? द्रव या ठोस। तो मरकरी वगैरह धातु या जिंक धातु ऐसे ही शुद्ध की जाती है। कहा है लिख गया कि रह गया अभी? ये दूसरी विधि कौन सी थी बेटा? पोलिंग विधि। अब इसका भी नाम देखो खतरनाक है। देखो बेटा इसका भी मेथड मैं बता देता हूं। देखो सुनो,
पॉलिंग विधि में करना क्या, देखो मैं पहले बता देता हूं और फिर मैं एक साथ इसको लिख दूंगा। सुन लो क्या करना है। सबसे पहली बात तो पॉलिंग विधि द्वारा उन धातुओं को शुद्ध किया जाता है जिनमें ऑक्साइड अशुद्धि रह जाती है, जैसे Cu2O। हम कॉपर को जब काफी ज्यादा शुद्ध कर लेते हैं, इसके बाद भी हम इस बात को पाते हैं, जब कॉपर को काफी ज्यादा शुद्ध कर लेते हैं तो जानते हो कॉपर को क्या बोलते हैं, फफोलेदार तांबा। और वो फफोलेदार तांबा होता है क्यूप्रस ऑक्साइड के रूप में। और बेटा एक और चीज इसमें से ध्यान देना, इसमें से ध्यान देने वाली बात है, अभी भी कॉपर में कौन सी अशुद्धि है, ऑक्साइड अशुद्ध। जैसे ही हमने देखा कि यार हमने सारी प्रोसेस तो यूज कर ली है, अभी भी तांबा शुद्ध ही नहीं हो रहा है, ऑक्साइड अशुद्धि छिपाए बैठा है, हम जान गए कि अब हमें इस कॉपर के अयस्क को या इस कॉपर की धातु को कौन सी विधि पर यूज करना है, पॉलिंग विधि पर। और पॉलिंग विधि पर यूज करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, आप एक भट्ठी लेते हैं और उस भट्ठी में कॉपर के ऑक्साइड को गर्म करते हैं। जैसे ही कॉपर का ऑक्साइड गर्म होकर पिघलता है, आप एक काम कर देते हो कि बांस की हरी बल्लियों को लेकर, हरी बल्लियां जानते हो ना, बांस के हरे पौधों को, पेड़ों को काटकर उसकी जो बल्लियां बनती हैं, उन बल्लियों से आप बिल्कुल ऐसे चलाते हो उसको, जैसे हलवाई जानते हो ना, खाने को नहीं चलाता है, एक वो लेकर काफी बड़ा वो लेकर आता है, उससे खाने को खूब अच्छे ढंग से चलाता है, खोया बनाते हैं उसी से। बिल्कुल उसी प्रकार आपको भी करना है एक काम कि बांस की हरी बल्लियों से लेकर कॉपर ऑक्साइड के लिक्विड को क्या करना है, चलाना है। होता क्या है, जैसे ही बांस की बल्लियों को गर्म कॉपर के ऑक्साइड में डुबाओगे, बांस की बल्लियों से निकलेगा मीथेन गैस। और ये मीथेन गैस क्या करेगी, ये मीथेन गैस तुरंत ऑक्सीजन को पकड़ लेगी और ऑक्सीजन को कॉपर से खींचकर बिल्कुल क्या कर देगी, अलग। सोचो अगर मीथेन कॉपर से ऑक्सीजन को खींचकर अलग कर देगी तो बेटा कॉपर हो गया अकेला, और अकेला कॉपर हो गया, इसका मतलब कॉपर कैसा हो गया, शुद्ध। अच्छा, इस विधि का नाम पॉलिंग विधि क्यों पड़ा, क्योंकि बल्लियों को या खंभों को अंग्रेजी में पोल कहते हैं, और आपने उन्हीं बल्लियों का प्रयोग करते हुए धातु को शुद्ध किया है, इसलिए विधि का भी नाम क्या है, पॉलिंग विधि। और इस विधि को पढ़ते हैं हम लोग अगली क्लास पे।